जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सभी को वीडियो पूरा और वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं। आपके ऑप्शंस हैं ट्रेकिया, डायाफ्राम, फेफड़े। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों हम सभी डायग्राम में देख लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र के जो मुख्य भाग हैं वह आपका नोज और माउथ है, और उसके बाद आपका ट्रेकिया है जिसे हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं। उसके बाद आपका जो श्वास होता है यानी कि जो हवा हम लोग ग्रहण करते हैं वह लंग्स में जाता है। यानी कि जो मानव श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग है उनमें प्रमुख है आपका नासिका, उसके बाद हो जाएगा आपका ट्रेकिया, उसके बाद हो जाएगा लंग्स तथा डायफ्राम। यह आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी को आगे मानव श्वसन तंत्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वह की पॉइंट में देख लेना है कि मानव के ऊपरी श्वसन तंत्र, इनमें जो मुख्य रूप से है वह है आपका नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र जिसे हम लोग लैरिक्स के नाम से जानते हैं आदि सम्मिलित है। और जो निचला मानव श्वसन तंत्र है उसमें जो मुख्य भाग हैं उसमें श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनी जिन्हें हम लोग ब्रोकाई कहते हैं, एवं श्वसनिका जिन्हें हम लोग ब्रोंकियोल कहते हैं। तथा आगे आप सभी को यह भी ध्यान देना है कि कूपिका जो होती है वह भी निचले श्वसन तंत्र का भाग है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। अब आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस शरीर से बाहर निकलती है। अब आगे की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि फेफड़े का मुख्य काम जो होता है वह होता है शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस को बाहर निकालना। दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो फेफड़े का कार्य होता है वह होता है शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा कोशिकाओं की गतिविधि से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस को बाहर निकालना। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव फेफड़े में मौजूद सूक्ष्म वायु कोषों को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पे आप सभी को स्टार लगाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो फेफड़ा होता है यानी कि मानव का जो लंग्स होता है उसमें मौजूद सूक्ष्म वायु कोषों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एल्वियोली, ब्रोंक्स, ब्रोंकियोल्स। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो मानव फेफड़े में मौजूद सूक्ष्म वायु कोष होते हैं उन्हें हम लोग एल्वियोली के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यह है हमारे लंग्स तथा इसी में स्थित होती हैं आपकी एल्वियोली जो कि गुब्बारे की संरचना जैसी होती हैं। आप सभी को यहाँ देख लेना है कि यही आपका एल्वियोली के रूप में जाना जाता है और यही हमारे फेफड़ों में स्थित सूक्ष्म वायु कोष हैं जिन्हें हम लोग एल्वियोली के रूप में जानते हैं। दोस्तों आगे आप सभी को यह भी देख लेना है कि जो यह नलिका जैसी संरचना है इसे हम लोग ब्रोंकियाई कहते हैं। यह भी आप लोगों को डायग्राम में देख लेना है। अब आगे की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि जैसे ही श्वास लेते हैं यानी कि मानव शरीर में जब श्वास लिया जाता है तो एल्वियोली फैलता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान देना है कि जैसे ही मानव शरीर श्वास लेता है एल्वियोली फैलता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है, और जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ते हैं एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए संकुचित होता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छानने और दूर करने का काम करता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सीलिया, ब्रोंकियोल्स, फेफड़ों में बाल। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि जो हमारे फेफड़ों में स्थित सीलिया होता है वह हमारे फेफड़ों के बलगम और गंदगी को छानने और दूर रखने का काम करता है। दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यह है हमारे लंग्स और इसी में जो छोटी छोटी संरचना है उसी को जूम करके दिखाया गया है आगे आपको कि जो सीलिया होता है वह इसी में मौजूद होता है।
दोस्तों थोड़ा ज़ूम करके अगर आप और देखेंगे तो जो बाल जैसी संरचना है, इसी को हम लोग सिलिया के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों आगे इम्पोर्टेंट की पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है कि सिलिया गतिशील वायु मार्ग कोशिकाओं की सतह पर छोटे उंगली की तरह के हिस्से होते हैं। जैसा कि आप सभी ने डायग्राम में देखा कि सिलिया गतिशील वायु मार्ग कोशिकाओं की सतह पर छोटे उंगली की तरह के हिस्से होते हैं और सिलिया वायु मार्ग को क्रमित करती है और म्यूकस को फेफड़ों से ऊपर और बाहर ले जाने में मदद करती है और सिलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोमीटर लंबी होती है। यह भी आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वास नली का कार्य है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वास नली यानी कि ट्रेकिया का कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं गैसीय विनिमय, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर करना, ऑप्शन सी है शरीर से वायु बाहर निकालना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो हमारी श्वास नली होती है उसके मुख्य कार्य जो है वह है हम जिस हवा को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं उसे फिल्टर करना, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि श्वास नली यानी कि ट्रेकिया का जो मुख्य कार्य है वह है हवा को ट्रेकिया के माध्यम से ब्रोंची तक और फेफड़ों में पहुंचने की अनुमति देता है। दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो ट्रेकिया का मुख्य कार्य है वह हवा को ट्रेकिया के माध्यम से ब्रोंची तक और फेफड़ों में पहुंचने की अनुमति देता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वास नली को और किस नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्वर यंत्र, फेफड़े, ऑप्शन सी है ट्रेकिया, ऑप्शन डी है एसोफेगस। तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि श्वास नली को ट्रेकिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यह जो संरचना है इसी को हम लोग ट्रेकिया के रूप में जानते हैं, जो कि लंग्स के साथ जुड़ा रहता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केचुओं में श्वसन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। आपके ऑप्शंस हैं त्वचा, सिर, फेफड़े, ऑप्शन डी है इसके अग्र सिरे पर छिद्र होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो केचुओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है वह त्वचा के द्वारा होती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि हवा केचुओं की त्वचा से आसानी से गुजर सकता है, जो इसे नम और पतली बनाती है। आगे आप सभी को यह भी देख लेना है कि जो केचुआ होता है उसकी नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रक्त केशिकाएं मौजूद होती हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है और इसके माध्यम से वह श्वसन करता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। यानी कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके किस भाग में गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है। अब आपके ऑप्शंस हैं एल्वियोली, फेरन त्वच, स्वर यंत्र, ऑप्शन डी है ट्रेकिया। दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो एल्वियोली होता है उसके द्वारा मानव श्वसन तंत्र में गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को डायग्राम देख लेना है कि यह है हमारे लंग्स। इसी में जो छोटी छोटी संरचना होती है उसी को जूम करके आगे आप सभी को डायग्राम में दिखाया गया है। जो छोटी छोटी गुब्बारे जैसी यह संरचनाएं हैं इन्हीं को हम लोग एल्वियोली के रूप में जानते हैं। अब आगे की पॉइंट भी आप सभी को नोट करना है कि श्वसन प्रक्रिया में गैसों का विनिमय फेफड़ों और एल्वियोली में होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं यह नोट कर लेना है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उनमें गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों और एल्वियोली के माध्यम से होता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। आपके ऑप्शंस हैं 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार, ऑप्शन डी है 25 से 30 बार। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार सांस लेता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपके ऑप्शंस में 16 भी आ जाता है, तो आप सभी को याद रखना है कि वह भी सही हो जाएगा, यानी कि 14 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है तो उसमें 16 भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है वह 16 बार लेता है। अब दोस्तों आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है
कि जो बच्चा होता है वह प्रति मिनट लगभग 20 से 30 बार सांस लेता है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य से निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो मनुष्य के द्वारा वायु निश्वासित की जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आप सभी को इम्पोर्टेंट की पॉइंट देख लेना है कि शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो शुष्क या शुद्ध वायु होता है उसमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% होता है। आगे आप सभी को यह भी नोट करना है कि शुष्क वायु में आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। दोस्तों आप सभी को यह भी नोट कर लेना है कि जो शुष्क वायु होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वह 0.03% होता है तथा इसमें अन्य गैसें भी होती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन, यह भी अल्प मात्रा में उपस्थित रहती हैं। दोस्तों आगे आप सभी को यह भी नोट कर लेना है कि जो नम वायुमंडल होता है उसमें जल वाष्प की मात्रा लगभग 5% तक होती है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं। आपके ऑप्शंस है कॉकरोच, मेढक और टेडपोल लार्वा, केचुआ, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो केचुआ होता है वह श्वसन तो करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता और जो वह श्वसन करता है वह अपने त्वचा के माध्यम से करता है। दोस्तों आगे की पॉइंट में आप सभी को और जितने भी जंतु हैं उनके भी बारे में देख लेना है कि वह कैसे श्वसन करते हैं। इनमें सर्वप्रमुख जो आपका है वह है मछली। मछलियाँ जो श्वसन करती हैं वह अपने गलफड़ों के द्वारा करती हैं और केचुआ अपनी नम त्वचा का उपयोग करता है और उभयचर सरीसृप और स्तनधारी जो होते हैं वह फेफड़े नामक संवहनी बैग का उपयोग करके सांस लेते हैं और कॉकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरकल यानी कि सांस लेने का जो छिद्र होता है उसके माध्यम से सांस लेते हैं। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तिलचट्टे में श्वसन अंग है। आपके ऑप्शंस हैं फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रेकिया, ऑप्शन डी है गिल्स। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच में श्वसन अंग है। तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो तिलचट्टे में श्वसन अंग है यानी कि जो तिलचट्टा श्वसन करता है वह ट्रेकिया के माध्यम से करता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में श्वास नलिका यानी कि ट्रेकिया सांस की नली वह नली है जो गले में स्थित स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो ट्रेकिया होती है वह लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आगे आप सभी को एटीपी के बारे में की पॉइंट में देख लेना है कि एटीपी ऊर्जा का भंडार है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो एटीपी होता है वह ऊर्जा का भंडार होता है और जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त होती है और जिनमें जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं भी संचालित होती हैं। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्वसन है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अपचयन प्रक्रिया, उपचयन प्रक्रिया, उक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो श्वसन है वह अपचयन प्रक्रिया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे की पॉइंट में आप सभी को अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन देख लेना है कि जो अपचयन अभिक्रिया होता है इसका तात्पर्य उस अभिक्रिया से होता है जिसमें जैव अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा विमुक्त करते हैं। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है। आपके ऑप्शंस हैं फेफड़े, त्वचा, गिल,
ऑप्शन डी है पंख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो मछली का श्वसन तंत्र है, यानी कि जो मछली सांस लेती है वह गिल के माध्यम से लेती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यह है आप सभी का गिल, इसी के माध्यम से मछली श्वास ग्रहण करती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंगों में से कौन सा अंग ऐसा है जिनके द्वारा वह श्वसन करते हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं फूल, पत्ती, जड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, पादप यानी कि प्लांट होते हैं, उनका जो श्वसन अंग होता है जिनके द्वारा वह श्वसन करते हैं वह होता है पत्ती, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आप सभी को डायग्राम देख लेना है कि यह है लीफ और इसी में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनके द्वारा पत्तियां के द्वारा प्लांट्स श्वसन करते हैं और इसे हम लोग स्टोमेटा के रूप में जानते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है, पौधे पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायु से ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वसन करते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग केवल भोजन बनाते समय करते हैं और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन अंग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। आपके ऑप्शंस हैं स्वर यंत्र में, श्वास नली में, ग्रसनी में, ऑप्शन डी है भोजन नलिका में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो हमारा स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स होता है, इसी में पाचन एवं श्वसन अंग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आगे आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि जो लैरिक्स यानी कि स्वर यंत्र होता है वह गला से नीचे तथा ट्रेकिया से ऊपर स्थित होता है। अब आगे की पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है कि स्वर यंत्र या लैरिक्स मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है और जिसके प्रयोग से यह जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। दोस्तों इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो मनुष्य या अन्य प्राणियों में गले में मौजूद श्वसन अंग स्वर यंत्र या लैरिक्स होता है, इसी के माध्यम से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। यानी कि क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता यानी कि आयतन कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है वह होती है 6 से 8 लीटर, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन पे आप सभी को स्टार लगाना है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर यानी कि ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं बायां आलिंद, फेफड़ा, दायां आलिंद, ऑप्शन डी है फुफ्फुस धमनी। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है वह फेफड़ा के पल्मोनरी सिरा में होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि फेफड़ों में पल्मोनरी सिरा, जिसे हम लोग फुफ्फुस सिरा के नाम से भी जानते हैं, वह होती है और यह फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। आपके ऑप्शंस हैं सक्रिय परिवहन, विसरण, ऑप्शन सी है विसरण और सक्रिय परिवहन, ऑप्शन डी है परासरण। तो दोस्तों आप सभी को इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं वह विसरण के माध्यम से होता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लगाती हैं, यानी कि लेकर आती हैं। आपके ऑप्शंस हैं वृक्कीय सिरा, फुफ्फुस सिरा, महासिरा, ऑप्शन डी है यकृत सिरा। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लेकर आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो हमारी फुफ्फुस सिरा, जिन्हें हम लोग पल्मोनरी सिरा के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त लाया जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब दोस्तों आप सभी को डायग्राम में देख लेना है कि यहाँ पर स्थित है हमारी फुफ्फुस सिरा, जिसके जस्ट ऊपर फुफ्फुस धमनी स्थित होती है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कंठ क्या होता है। आपके ऑप्शंस है अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी है आपका वॉइस बॉक्स, ऑप्शन डी है थायरोइड टेनॉइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो मानव शरीर में कंठ होता है उसे हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों डायग्राम में आप सभी को देख लेना है कि यहाँ पर स्थित है लेरिक्स, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, ऑप्शन डी है 600 मिलियन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि हमारे फेफड़ों में लगभग 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। यह आप सभी को नोट कर लेना है। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप सभी वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।